हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच झारखंड का बहुत बिग अपडेट लेकर के आया हूं और यह जेएसएससी ने जारी कर दिया है। कक्षपाल की पद की जो रिक्तियां जारी किया है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो झारखंड जो जेएसएससी है इसे 10वीं पास युवाओं के लिए या जो है सो सरकारी नौकरी कक्षपाल के 1733 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें कुल जो जितने पद है तो 1733 पद है। ठीक है, तो इसमें जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जेएसएससी के द्वारा, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल पर, वीडियो पर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है। ठीक है, इसमें नियमित और बैकलॉग रिक्तियाँ अर्थात रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी दोनों मिलाकर के इसमें कितना है 1733 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है, बताया जा रहा है कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा, तो जेएसएससी के द्वारा, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। परीक्षा शुल्क जो है आपका, परीक्षा शुल्क की अगर बात की जाए तो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये किसके लिए, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जो अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क है वह 50 रुपये है। ठीक है, किसके लिए, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि जो ओबीसी के लिए, मतलब ओबीसी और जनरल के लिए जो है आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और एससी एसटी के लिए जो है सो आपका 50 रुपया है। ठीक है, और अगर आपका प्रमाण पत्र पकड़ाया जाता है तो आपका जो है ये फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखा जाए झारखंड राज्य सरकार के द्वारा तो कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियां की विवरण दिया गया है। ठीक है, तो अगर पुरुष का बात करें तो पुरुष के लिए कितना है, तो कुल 1634 पद है। ठीक है, जिसमें से अगर बात की जाए 1634 पद में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 165 पद है और गृह रक्षकों के लिए 413 पद है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 पद है। ठीक है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के इसमें कितना है, तो 1634 पद है। इसमें कुछ जो है कोटा की बात की गई है, तो खेलकूद के लिए दिया गया है झारखंड। और इसके अंदर झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि ऑलरेडी अगर कोई झारखंड पुलिस में आप लोग तो उन लोग को 10% क्षैतिज आरक्षण दी जाएगी। खेलकूद कोटा के लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। और अगला कि झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण, यानी कि जो झारखंड राज्य के गठन के जो आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकारियों को उन्हें 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो आरक्षण की बात की गई है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो और यह नोटिफिकेशन का अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो झारखंड की जेएसएससी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखा जाए महिला की बात किया, कक्षपाल महिला का अगर बात किया जाए तो इसमें कुल पद है 64 पद है। ठीक है, महिलाओं के लिए कुल 64 पद है, जिसमें से अगर बात किया जाए तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 पद है और गृह रक्षकों के लिए जो है 120 पद है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 पद है। ठीक है, इसमें भी कुछ आरक्षण की बात की गई है। यह खेलकूद कोटा से भी है, इसमें संबंधित है। और झारखंड पुलिस जो ऑलरेडी आप लोग अगर पुलिस में सहायक पद में है तो इस पर भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आंदोलनकारियों के अगर कोई महिलाएं भी आंदोलन से जुड़ी हुई तो उनमें भी 5% के आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और कक्षपाल महिला के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु रिक्तियां, यानी बैकलॉग नियुक्ति भी निकाले हुए। तो बैकलॉग पर कितना है, तो कक्षपाल पुरुष के लिए बैकलॉग में कुल 19 पद है। ठीक है, कक्षपाल पुरुष के लिए। और इसमें अगर महिलाएं की बात की जाए तो महिलाएं के लिए कुल 16 पद है। ठीक है, कक्षपाल के लिए और यानी बैकलॉग के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण बातें पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। हाँ, परीक्षा की जो ये अगर देखा जाए, परीक्षा के लिए जो आवेदन देने के जो पूर्व अभ्यर्थी या पूर्णता सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद के शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी इत्यादि से संबंधी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यह आवेदन समर्पित करने के लिए अंतिम तिथि यदि संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। यानी कि बताया जा रहा है इसमें कि अगर परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आप अपने योग्य देख लें, योग्यता देख लें, शैक्षणिक योग्यता देख लें, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा भी देख लें और आरक्षण की कोटि वगैरह सब अपना जाँच लें। ठीक है, उसके बाद आप ये फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करके इसमें और क्या था। तो शारीरिक अगर बात किया जाए, शारीरिक मापदंड, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की ओर देखते हैं हम लोग। वर्णित पद का वेतनमान, अगर वेतनमान का बात किया जाए तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इसमें वेतनमान का बात करेंगे हम लोग। और छठा कनिका है कि वेतनमान का चर्चा है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो देखा जाए सबसे पहले कि पद नाम है कक्षपाल का पुरुष एवं महिला का।
ठीक है। वेतन अगर देखा जाए तो लेवल 2 है, ग्रेड 2 का है, ठीक है। 19,900 से 63,200 रुपये आपको मंथली मिलेगा, इसका वेतन है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर देखा जाए तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को भी तो केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता यानी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से वह न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा, ठीक है, यानी कि 10वीं कक्षा न्यूनतम योग्यता चाहिए। अगर 10वीं पास है आप तब इस फॉर्म के लिए आप भर सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए अगर आप शैक्षणिक योग्यता को निर्धारण करना है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को ही आपका आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। जब तक इसमें अगर जब तक फॉर्म फिलअप करने का जब से डेट शुरुआत होगा तब तक आपका अगर योग्य हो जाना चाहिए आपका शैक्षणिक योग्य, ठीक है। अन्यथा अगर नहीं हो पाते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर बात किया जाए कक्षपाल पुरुष के लिए तो यह पहला है कि अनारक्षित आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, ठीक है, इन लोगों के लिए है। तो न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर बात की जाए यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, जनरल ओबीसी ये सब के लिए। और सीना अगर सीना देखा जाए चेस्ट तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर अनुसूचित जाति और जाति अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए बात किया जाए तो न्यूनतम लोगों के लिए ऊंचाई हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर और जो सीना का जो माप चाहिए वो कितना चाहिए, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, ठीक। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कक्षपाल महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो महिलाएं के सभी कोटि के लिए है। यह न्यूनतम उन लोगों को हाइट चाहिए 148 सेंटीमीटर और सीना का अगर बात की जाए तो इन लोगों के लिए लागू नहीं है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात की जाए तो शारीरिक दक्षता यानी कि अगर फिजिकल देखा जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जाएगी, यानी कि दौड़ की बात की गई, ठीक है। इसमें दौड़ हो जाएगी। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर, यानी कि 6 मिनट में आप लोग को पुरुषों के लिए कितना दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और महिलाओं के लिए कितना है, 10 मिनट में 1600 मीटर है, ठीक है। यानी कि 6 मिनट में 1600 मीटर पुरुषों के लिए दौड़ लगाना है और महिलाओं को दौड़ लगाना है 10 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। ये आपका दौड़ हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया। और अगर आयु सीमा की बात करते हैं हम लोग तो आयु सीमा को देखते हैं। उम्र की गणना दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2025 के आधार पर की जाएगी आपकी उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम उम्र की अगर देखा जाए तो इस पर वही फिर कैटेगरी पर बांट दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष तो लोग अन्य अभ्यर्थी के लिए 25 वर्ष है। गृह रक्षक अगर गृह रक्षक में तो 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक है, अगर कोई सैनिक पूर्व में अगर सैनिक रहे हैं आप लोग आर्मी वगैरह में तो वह 45 वर्ष और सहायक पुलिस में रहे तो उन लोगों के लिए 35 वर्ष सीमा छोड़ दी गई है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, ठीक है। तो अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष के लिए तो अन्य अभ्यर्थी के लिए 27 वर्ष और गृह रक्षक की बात की जाए तो 32 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक के लिए बात की जाए तो 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए 37 वर्ष, ठीक है। और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर है जो वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जैसे अनुसूची एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए तो अन्य अभ्यर्थी के लिए 28 वर्ष है, गृह रक्षक के लिए 33 वर्ष है ये महिला के लिए। और भूतपूर्व सैनिक में अगर है तो 45 वर्ष और सहायक पुलिस है तो 38 वर्ष के लिए छूट मिला है इस सीमा को, ठीक है। अगला लास्ट देखते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति और जाति यानी SC ST के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए इसमें, ठीक है, सेम है। अगर आप अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थी है तो 30 वर्ष और अगर गृह रक्षक से आप संबंधित है तो 35 वर्ष। और अगर भूतपूर्व सैनिक से है, अगर पूर्व सैनिक में आपका है तो 45 वर्ष और अगर सहायक पुलिस में आप तो 40 वर्ष आपको उम्र सीमा छूट मिली है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग आरक्षण की बात करते देखते हैं। तो आरक्षण कौन है, तो आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बातें महत्वपूर्ण लिखी गई है। और आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप लोग को अगर आरक्षण अगर आप कोटि से SC ST और OBC वगैरह से अगर हैं, अगर आप लोग को आरक्षण चाहिए तो आरक्षण के लिए सबसे पहले यहाँ पर विशेष प्रावधान दिया गया था। क्या क्या भाई हम लोग इस पर चर्चा करें। तो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। उन लोगों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। और तो आप लोग के लिए पहला क्या होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर सेकेंड बात किया जाए तो उन लोगों के फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, अभी मौका है। ये आपका फॉर्म जो है 100 नवंबर से भराया जाएगा। और आपका ये हो गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बस विषय इस पर चर्चा की दिया गया है। और यह देखिएगा जो आवेदन भरने की जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी जो विज्ञापन विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार जो है सो आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें, ठीक है।
विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। तो आप लोग को यही कारण से हम आप लोग को यह वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के लिए नोटिफिकेशन लाए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, ठीक है, कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए तो यही देखिए, तो पढ़कर तो क्या बात है कि प्रमाण पत्र आवेदन है तो जो आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है, तो आप लोग उपलब्ध करवा लीजिएगा, ठीक है। जाति आवश्यक जितना भी है, जाति आय आवश्यक पत्र वगैरह जितना भी आप लोग अभी उपलब्ध करवा लीजिए 1 से 2 महीना में, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आवेदन भरने के पूर्व अगर आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें, ठीक है। जो आवेदन भरने से पूर्व अगर आप भर रहे हैं तो उससे पहले आप फोटो रखें और हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी आप अपने साथ रख लें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। और आगे की ओर देखते हैं और क्या बता रहा है। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें, जितना भी प्रमाण पत्र है आपके पास सभी को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है ना। अगर आपके जितना भी आपके प्रमाण पत्र है उसमें आपका नाम, माँ बाप के नाम, ठीक है, तो सबका तो विवरण सही है, आपको मिला लें और अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व इसे ठीक करा लें, ठीक है। आवेदन भरने से पूर्व अगर गलत है, कहीं आधार कार्ड वगैरह में भी अगर गलत है तो आप लोग आवेदन भरने से पहले भी आपके पास समय है 1 से 2 महीना, तो उसको आप लोग सुधरवा लें, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। अगर जब आवेदन कर रहे हैं तो जब करने जाइएगा तो आवेदन करने के दौरान आप आपके पास जो 10th क्लास की जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें जिस तरह आपका नाम दिया है उसी तरह आप अंकित कीजिएगा इस आवेदक पर, ठीक है, फॉर्म में। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही होना चाहिए, सेम टू सेम आपको लिखना है वहाँ। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्द का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोग बहुत ही कोई है जो श्री लगा देते हैं, मिस्टर लगा देते हैं, ये सब चीज़ नहीं लगाना है। तो आवेदन नाम से संबंधित सूचना के नाम के आगे श्री और मिस्टर और श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप लोग सिंपल में नाम लिखिएगा, अगर नाम है सतीश कुमार तो सतीश कुमार ही लिखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, माह और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अंक पत्र में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, बताया गया है। जो यानी कि जितने भी आपको क्लास 10 के सर्टिफिकेट है आपका, उसी के आधार पर आपका फॉर्म फिलअप होगा। जो इसमें डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, जो पेरेंट्स नाम है, सेम टू सेम उसी के आधार पर आपका फिलअप होगा, ठीक है। अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको फिर छाड़ दिया जाएगा। आगे देते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित सबमिट करना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरांशः पालन करें, ठीक है। जो दिया गया आपको उनका पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें। जितना भी प्रमाण पत्र अगर जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के दौरान आप उनका जो प्रमाण पत्र है आप सारा प्रमाण पत्र अपने सामने रखें और पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आप पूर्ण संतुष्ट होने के इसके लिए हम इलिजिबिलिटी है या नहीं, इसके लिए हम योग्य हैं या नहीं, तभी आप इसको इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट यानी कि www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025 को क्लिक करें और तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, JSSC के वेबसाइट पर जाना है और फिर यहाँ आपको क्लिक करना है JKCE 2025 पर और आपका फिर रजिस्ट्रेशन बॉक्स खुलेगा तो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। फिर दूसरा माध्यम बता रहा है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपका मोबाइल फ़ोन ईमेल पर पंजीकरण संख्या पासवर्ड आ जाएगा। फिर जब आप कीजिएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, आपको मोबाइल नंबर में ईमेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर मांगेगा तो और ईमेल मांगेगा तो उस पर आपका पंजीकरण संख्या, पासवर्ड या OTP वगैरह आएगा, ठीक है। तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, इससे संबंधित है। तीसरा बता रहा है कि पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करने के पश्चात परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। फिर लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, फिर अपने परीक्षा शुल्क वहाँ मांगा जाएगा तो परीक्षा शुल्क आप अपना भुगतान कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वहाँ आपका जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद पश्चात अपना फिर स्कैन किया हुआ स्कैन फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। फिर आपका हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है और ये फ़ोटो है वो आपका फिर अपलोड करना है। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो या हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित करें, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है। अगर आप फिलअप करने जाइएगा, फॉर्म आप कीजिएगा तो उसके प्रिंट आउट आप एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। बस ये बात का संबंधित इसी से संबंधित चर्चा किया गया है। और देखते हैं अगर देखा जाए तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां दी गई है। तो तिथियां कब से, ऑनलाइन आवेदन, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की विभिन्न चरणों के पूर्ण करने की तिथियां आपका क्या है, तो रजिस्ट्रेशन करना तथा सूचना दर्ज करने है तो दिनांक जो है सो 7/11/2025 से शुरू हो रहा है, ठीक है। दिनांक कब तक, 8/12/2025 तक, यानी कि 7 नवंबर से शुरुआत हो रहा है, 8 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक है इसका, ठीक है सर। तो
अभी आप लोग 2 से 3 महीना आप लोग के पास टाइम है, लगभग 2 महीना। और तो इसमें इसके बीच में आप लोग जो है सो अपना जाति आय प्रमाण पत्र, अपने डॉक्यूमेंट को सारा वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है, और बना लें, रख लें। आगे देखते हैं, परीक्षा शुल्क भुगतान करने में फोटो या हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है लेने के लिए दिनांक 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक है, ठीक है। अगर जो आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने में फोटो हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट आउट निकालने के लिए आप उसका भी आपको दिनांक दे दिया है, कब तक, 10/12/2025 यानी 10 तारीख तक, ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर तक। और अगला सा है कि दिनांक 11 तारीख से दिनांक 13 तारीख के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में जो की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि, अगर ना जाने किसी दौर से अगर गलत हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया स्पेलिंग या कुछ भी, तो उस पर क्या होगा कि उसके लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, CSSC के द्वारा पुनः लिंक खोल दिया जाएगा। तो 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको सुधार सकते हैं, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे और छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा, ठीक है। आगे और देखते हैं आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। तो दिनांक 11/12/2025 से लेकर के 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का जो नाम है, जन्म तिथि एवं ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जो दिनांक 11 तारीख से 13 तारीख की मध्य रात्रि तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो अभ्यर्थी का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, ईमेल आईडी हो, मोबाइल संख्या को जो है ये सब को आप लोगों के बीच छोड़ करके, ठीक है, ये सब छोड़ करके किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को जो है, और इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपको गलत हो गया हो तो उसे संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा, ठीक है, इससे संबंधित है। तो इसमें बताया गया कि आपका नाम वगैरह, नाम, जन्मतिथि, ईमेल वगैरह जो आप जब भरिएगा शुरू में, तो उस पर बढ़िया से भरिएगा, 1-2 बार वेरीफाइड कर लीजिएगा, तब आप उसे सबमिट कीजिएगा। अन्यथा आप जब मिलेगा आवेदन को सुधारने के लिए, तो इस चीज़ को नाम, जन्मतिथि या ईमेल आईडी वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा सुधारने के लिए, वो आपका फर्स्ट ही टाइम रहेगा, एक ही बार में जो आप डाल दिए वही होगा। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा का अगर स्वरूप देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा का स्वरूप पे हम लोग बात करेंगे। तो परीक्षा जो होगा सो OMR आधारित पर होगा, OMR पर। और परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी, यानी कि दिन में 3 चरण में ली जाएगी। पहला जो शारीरिक यानी कि परीक्षा 3 चरण में ली जाएगी। पहला है कि शारीरिक मापदंड, शारीरिक यानी कि पहला जो है आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले दौड़ वगैरह होगा, आपका फिजिकल होगा, और द्वितीय फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, और तृतीय आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल होगा, ठीक है। आपका 3 चरण में ली जाएगी। आगे की ओर देखा जाएगा शारीरिक मापदंड है तो सीने की माप दस्ता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अगर आप शारीरिक मापदंड में अगर आप पास हो गए हैं, फिजिकल में अगर आप पास हो गए तभी आप बैठ सकते हैं कि इसमें लिखित परीक्षा के लिए आप योग्य होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं पास कर पाएँ तो आप इसमें नहीं बैठ पाइएगा। तो नियुक्ति परिषद के माध्यम से अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा 1 मील की दौड़ यानी कि 1600 मीटर आयोजित की जाएगी। तो शारीरिक मापदंड सीने का माप दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह परीक्षा हर क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग हो गया आपका ये परीक्षा, हर यानी परीक्षा है जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब कोई अंक नहीं आपका एक तरह क्वालिफाइंग, अगर पास कर गए तो आप ही को लिखित एग्जाम में बैठने को मिलेगा, इससे मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए तो लिखित और शारीरिक दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई की माप एवं चिकित्सा जांच परीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची के नाम से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। समझे क्या बताया जा रहा है कि चिकित्सा जांच परीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। जो चिकित्सा जो वहाँ मेडिकल जो होता है, मेडिकल जांच वो राज्य सरकार के द्वारा ही जांच किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, वहीं आपका जांच होगा मेडिकल। तो इसमें सफल होने अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर आप सफल नहीं हो पाइएगा तो आपको मेगा सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो शारीरिक मापदंड जाँच होगा, ऊंचाई की माप होगा, जाँच परीक्षा में आयोग पाए गए अभ्यर्थियों को अपीलीय चिकित्सा परिषद के समस्त शारीरिक मापदंड एवं चिकित्सा जांच हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक। आगे की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो गाँव में देखिए आयोग द्वारा लिखित, अगर आयोग के द्वारा जो लिखित परीक्षा लिया जाएगा तो के आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी, ठीक है। जब आयोग जब लिखित परीक्षा लेगी तो उसके आधार पर मेधा सूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात जो परीक्षा फल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति की निम्नलिखित अनुशंसा की जाएगी, ठीक। लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए
तो शारीरिक मापदंड सीने के मापदस्ता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर बोले अभी कि ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अगर परीक्षा जो है यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेधा सूची उनके प्राप्तांक को नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग नॉर्मलाइज्ड का भी प्रावधान है। परीक्षा अगर स्वरूप बात किया जाए तो निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। पहला चरण जो है सो मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न जो है सो वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण जो अंक है वो 3 होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न का जो अंक का पूर्ण अंक होगा 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। अगर प्रत्येक सही उत्तर अगर आप कर लिए तो 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। यानी कि अगर एक उत्तर गलत होगा तो 1 अंक कटौती होगा, एक उत्तर सही होगा तो 3 अंक प्राप्त होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों को प्रश्न हिंदी का जब भाषा देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में भाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी पत्र 1 में भाषा ज्ञान का कुल प्रश्न जो रहेगा सो 120 रहेगा और 2 घंटे समय रहेगा। तो हिंदी भाषा ज्ञान में अगर देखा जाए तो 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में 40 प्रश्न। ठीक है, यह दोनों आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि दोनों मिलाकर के हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर के आपको 30% लाना है। अगर आप क्वालिफाइंग हो गए तो फिर आपको आगे की ओर कॉपी जांच की जाएगी। तो आगे की ओर देखते हैं हम लोग। पत्र 2 है जो दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज आधारित भाषा रहेगा। जैसे कि होगी आपका 100, इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 2 घंटा का समय मिलेगा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया, कुरमाली, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरी, यानी कि आपका जनजातीय भाषा, यानी कि आपकी भाषा पर है। ठीक है, भाषा पत्र पर है। ठीक है, इसमें 2 घंटा का समय है। और तीसरा पत्र जो है सो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान है। कुल प्रश्न 120 रहेगा और परीक्षा विधि इसके लिए 2 घंटा, यानी 2-2 घंटा 3 चरण में लिया जाएगा, यानी कि टोटल 6 घंटा का परीक्षा लिया जाएगा। सामान्य अध्ययन का अगर इसमें देखें तो 40 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जीएस से। और झारखंड राज्य की से संबंधित ज्ञान यानी कि जीके, झारखंड के जीके से संबंधित रहेगा 50 प्रश्न। तो झारखंड को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष फोकस कीजिए आप लोग और ध्यान से पढ़िए। इसे झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। झारखंड आपको 50 प्रश्न दिलाएगा। और सामान्य गणित की बात की जाए तो 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से यानी साइंस से 20 प्रश्न। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। सामान्य ज्ञान जो परीक्षा में जो बताया जा रहा है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा होगी उसमें 30% आपका अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे की हम लोग देखते हैं। यह जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान बताया गया है। इसमें सिलेबस की बात की गई एक तरह का। तो हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी व्याकरण के आधारित प्रश्न आपका 60 प्रश्न, यानी कि व्याकरण के आधार पर रहेगा आपका 60 प्रश्न और अनुच्छेद के आधार पर 20 प्रश्न। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए तो वही अंग्रेजी सेम है, अनुच्छेद के आधार पर 20 प्रश्न और व्याकरण के आधार पर 20 प्रश्न में 40 हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा वही होगी आपका, सब क्षेत्रीय भाषा पर आपका हो गया। आप लोग इस पर देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान पर है आपका। ठीक है, सामान्य अध्ययन हो गया। झारखंड राज्य से संबंधित क्या क्या पूछेगा देखिए, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के भूगोल से पूछेगा, इतिहास से पूछेगा, सभ्यता से पूछेगा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग झारखंड जी के कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को। और समान अध्ययन हो गया, समान अध्ययन में से बात दिया गया है। इससे करेंट्स भी कोई भी क्वेश्चन आएगा सब मिला करके दे दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि करंट का रोल वर्तमान समय में काफ़ी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव के मात्रा से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सामान्य विज्ञान हो गया आपका, सामान्य विज्ञान से भी हो गया। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण हो गया आपका, ये नॉर्मलाइज्ड होगा, या ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों के लिए। और आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है सो महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है हम लोग। तो चलिए हम लोग और देखते हैं ऐसा। और इसमें जो है अपने जेएसएससी के द्वारा फॉर्म निकाला गया है, मेडिकल वगैरह जब होगा जांच तो इसके लिए फॉर्म विशेष निकाला गया है। ठीक है, अगर सिलेबस का बात किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए यहाँ सिलेबस भी दे दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, जेएसएससी के ऑफिस से, वेबसाइट से। और ये एक तरह के जो है सो जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम दिया गया। देखिए आपका दिया गया चीज़ का है, ये हिंदी का है। ठीक है, ये हिंदी के लिए अगर कोई हिंदी लैंग्वेज पेपर हिंदी रखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा से अधिकतर लोग जो रखते हैं सो खोटा ही रखते हैं। तो खोटा का अगर हम बात किया जाए तो खोटा का देखिए सिलेबस है, गद्य भाग है, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। ठीक है, और फिर का है खोटा गद्य, पद संग्रह, प्रकाशक, और खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो का दू डायर, जिरहुल फूल। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत और निबंध वगैरह सब पूछा जाएगा। इसी तरह हर भाषा के आधार पर सबका सिलेबस दे दिया गया जेएसएससी के द्वारा। तो खोटा का हम लोग जल्द से अपने आप लोग के जौहर दृष्टि चैनल पर खोटा का भी आप लोग के लिए हम
क्लास ला रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यह कक्षपाल के लिए। ठीक है, और इसमें वर्तमान समय में जो झाड़ दृष्टि पर जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है झारखंड जीके का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आप लोग वीडियो देखिएगा, यह बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। इस तरह तो सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश का भी दिया हुआ, अगर ये इंग्लिश का है। ठीक, तो इस तरह हम लोग आज के नोटिफिकेशन को, इस तरह हम लोग कक्षपाल की जो नोटिफिकेशन है जेएसएससी के द्वारा जो निकाला गया, आज हम लोग इस पर महत्वपूर्ण चर्चा कर लिए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर देखिएगा। तो अब चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, हम समाप्त करते हैं अब।